हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। फ्रेंड्स, आज हम देख रहे हैं सीडीपी के 15 क्वेश्चंस, जो क्वेश्चन पेपर 30 जनवरी वाला है उसके 15 क्वेश्चंस को हम देख रहे हैं। 15 क्वेश्चन इसके पिछले वाले वीडियो में हम देख चुके थे। पहले आप उस वीडियो को पढ़ लीजिएगा, फिर इसको पढ़िएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है, समावेशी शिक्षा के अनुसार सभी विद्यार्थी अपनी सर्वोत्तम क्षमताओं को प्राप्त कर सकें, यह सुनिश्चित करने के लिए किन सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। समता, समानता, पक्षपात, पृथक्करण। देखिए, पक्षपात पृथक्करण बिल्कुल गलत है और यहाँ पर देखिए सही ऑप्शन जो हो जाएगा इक्विटी मीन्स समता। अब देखिए ज़रा इसका एक्सप्लेनेशन समझिए। कह रहा है, समावेशी शिक्षा के अनुसार सभी विद्यार्थी अपनी सर्वोत्तम क्षमताओं को प्राप्त कर सके, यह सुनिश्चित करने के लिए समता के सिद्धांत का पालन करना चाहिए। समावेशी शिक्षा के मूल सिद्धांत क्या क्या हैं? समता और सभी के लिए समान अवसर, अच्छी तरह से निर्मित शैक्षिक योजनाएं, संसाधन के रूप में बहुभाषावाद का प्रयोग, विशिष्ट विवरण का प्रयोग, व्यक्तिगत मतभेद के प्रति विवरण। इस तरीके से इसका एक्सप्लेनेशन देख लिया। आप देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। क्वेश्चन नंबर 17, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है। कह रहा है, गति समन्वय वैकल्य प्रत्यक्ष रूप से किन कठिनाइयों से संबंधित है? पाठ या विषय वस्तु पढ़ने से, तथ्यों को याद करने से, शारीरिक अंगों के समन्वय से, अंगों के प्रकलन से। तो यहाँ पर देखिए शारीरिक अंगों के समन्वय से यानी फिजिकल कोऑर्डिनेशन ऑफ द बॉडी पार्ट्स। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन समझिए। कह रहा है, गति समन्वय वैकल्य प्रत्यक्ष रूप से शारीरिक अंगों के समन्वय से संबंधित है। बचपन में होने वाली शारीरिक गतिविधि विकास संबंधी विकार, जिनमें स्वस्थ दिखने वाले बच्चे सामान्य रूप से सक्रिय नहीं होते। बच्चों में शारीरिक गतिविधि विकास संबंधी विकार अकेले हो सकता है तथा इसके साथ साथ दूसरे शारीरिक विकास संबंधी विकार भी हो सकते हैं, जैसे ध्यान ना लगा पाना, अति सक्रियता, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। यह आमतौर पर बच्चों में बड़े होने तक बना रहता है। इस तरीके से इसका एक्सप्लेनेशन देख लिया। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 जो है असर्शन और रीजन वाला है। इसमें कह रहा है, सभी विद्यार्थियों के समावेशन को सुनिश्चित करने के लिए कक्षा में ज्ञान के प्रतिनिधित्व के विविध प्रकारों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तर्क क्या दिया जा रहा है? समावेशन की अवधारणा में अधिगम क्षमता वाले बच्चे तो शामिल हैं, परंतु इसमें भावात्मक कठिनाई से जूझ रहे बच्चे शामिल नहीं हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए तो ट्रू है बट आर यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। ये सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब जरा इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। इसका एक्सप्लेनेशन कह रहा है, समावेशी शिक्षा विशेष बालकों तथा सामान्य बालकों को एक साथ गुणवत्तापूर्ण समग्र समावेशी शिक्षण की व्यवस्था है। समावेशी कक्षा में सभी विद्यार्थियों के समावेशन को सुनिश्चित करने के लिए ज्ञान के प्रतिनिधित्व के विविध प्रकारों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इस प्रकार से कथन एक सही है और समावेशी शिक्षा नियमित कक्षा के माहौल में बच्चों के साथ अक्षम बच्चों को शामिल करने का प्रावधान प्रदान करती है, जिसमें सभी बच्चों को उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भावात्मक, भाषाई अन्य स्थितियों की परवाह किए बिना समायोजित किया जाता है। इस प्रकार से कथन आर जो हो जाएगा वो गलत हो जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है, यद्यपि ऑटिज्म की स्थिति यथेष्ट रूप से भिन्न भिन्न होती है, तथापि ऑटिज्म ग्रसित विद्यार्थी किसमें अच्छे होते हैं? देखिए, लंबे समय तक आंखों से संपर्क बनाए रखने, अपरिचितों के साथ संप्रेषण में, या फिर दिनचर्या में बार बार आने वाले परिवर्तनों के प्रति समंजन में, या विस्तृत तथ्यात्मक जानकारी को याद रख पाने में। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले इसका एक्सप्लेनेशन पढ़िए, क्योंकि अगर एक्सप्लेनेशन पढ़ने से आपका वो पूरा कंसेप्ट ही क्लियर हो जाता है। यहाँ पे कह रहा है, ऑटिज्म जिसे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ASD भी कहा जाता है, यह विकास संबंधी विकार है जिसमें जीवन के पहले 3 वर्ष में विकसित होता है और सामाजिक और संचार क्षमताओं के संदर्भ में मस्तिष्क के सामान्य विकास को प्रभावित करता है। यह एक न्यूरोलॉजिकल स्थिति है। इसमें मस्तिष्क की तंत्रिका कोशिकाओं और कनेक्शन में परिवर्तन के व्यवहार संबंधी कुछ कठिनाइयाँ पैदा होती हैं। यद्यपि ऑटिज्म की स्थिति यथेष्ट रूप से भिन्न भिन्न होती है, तथापि ऑटिज्म ग्रसित विद्यार्थी प्रायः विस्तृत तथ्यात्मक जानकारी को याद रख पाने में तो अच्छे होते हैं, बट यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तथ्यात्मक जानकारी को याद रख पाने में। इस तरीके से यहाँ पे राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। तो अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है, रचनात्मक बच्चों की पहचान विशेषता यह है कि वे मानदंडों के अनुरूप ही कार्य करते हैं, वे दूसरे की नकल करना पसंद करते हैं, वे स्वतंत्र रूप से सोचते हैं और उनकी ध्यान अवधि कम होती है। देखिए उनके पास वो मतलब स्वतंत्र रूप से सोचने की उनके पास माइंड होता है। इस तरीके से वे बच्चे जो होते हैं वही रचनात्मक या सृजनात्मक योग्यता वाले बच्चे होते हैं। मतलब राइट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा।
ठीक, अब देखते हैं एक बार इसका एक्सप्लेनेशन। वैसे आ तो समझ में गया होगा, लेकिन एक बार पढ़ लीजिए। रचनात्मक योग्यता वाले बालकों की बुद्धि प्रखर होती है, वह किसी भी चीज़ को अन्य बालकों की अपेक्षा शीघ्रता से सीखते हैं, जबकि अन्य बालक उसी चीज़ को अधिक समय में नहीं सीख पाते हैं। सृजनात्मक योग्यता वाले बालकों में विचारों की स्वतंत्रता पाई जाती है, वे अपने किसी कार्य को पूरा करने के लिए स्वयं ही निर्णय लेना पसंद करते हैं, उन्हें अपने कार्यों में किसी का हस्तक्षेप पसंद नहीं होता है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21। इसमें कह रहा है बच्चों के सम्मुख विचार बिंदु प्रस्तुत करते समय सही क्रम डैश से डैश की ओर होना चाहिए। अब देखिए क्रम क्या होना चाहिए, इसका एक्सप्लेनेशन पहले समझिए। तो क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा वास्तविक अर्थ में अध्यापक वह है जो अपने ज्ञान तथा अनुभव की व्याख्या छात्र के मस्तिष्क तक पहुंचा सके। कक्षा के अंदर अध्यापक का मुख्य लक्ष्य एक ऐसा वातावरण का सृजन करें जिसमें अधिक से अधिक सीखने की क्रियाएं तथा सीखने के अनुभवों को उत्पन्न किया जा सके। अतः अध्यापक को बच्चों के सम्मुख विचार बिंदु प्रस्तुत करते समय सही सामान्य से विशिष्ट, सही क्रम जो है देखिए सामान्य से विशिष्ट रहना चाहिए, ये आप याद कर लीजिएगा। सामान्य से विशिष्ट की तरफ होना चाहिए, यानी राइट ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22। इसमें कह रहा है एक अध्यापिका विद्यार्थियों द्वारा सृजित ज्ञान की समझ और स्मृति को बल देना चाहती है। इस उद्देश्य के लिए कौन सी युक्ति प्रभावशाली नहीं होगी। कह रहा रूपांतरण का सृजन करना, या फिर पहले की जानकारी को नए प्रश्न में प्रस्तुत करना, उप अवधारणाओं के मध्य क्रम संबद्धता को कार्यान्वित करना, या फिर अप्रासंगिक जानकारी की प्रासंगिक जानकारी के साथ सुमेलित करना। तो पहले एक्सप्लेनेशन देखिए। कह रहा है नए छात्र नए ज्ञान को पूर्व ज्ञान और अवधारणाओं के साथ जोड़कर सीखते हैं, वे पहले से जानते हैं, जिससे नए अर्थों का निर्माण होता है। एनसीएफ 2005 जैसे कि इसमें बताया गया शोध से पता चलता है कि छात्र सक्रिय सामाजिक कक्षाओं में ज्ञान की सबसे प्रभावी ढंग से जोड़ते हैं तथा वे बातचीत और विविध दृष्टिकोणों के माध्यम से समझ पर बातचीत करते हैं। एक अध्यापिका विद्यार्थियों द्वारा सृजित ज्ञान की समझ और दृष्टि को बल देना चाहती है। इस उद्देश्य के लिए अप्रासंगिक जानकारी को प्रासंगिक जानकारी के साथ सुमेलित करना जो है प्रभावशाली युक्ति नहीं होगी। तो यहाँ पे नहीं में इसने पूछा था, इसलिए हम नहीं वाला देंगे आंसर, मतलब राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर डी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। इसमें कह रहा है एक शिक्षक को विद्यार्थियों को अपनी चिंतन प्रक्रिया के बारे में, सीखने के तरीकों के बारे में सोचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। यहाँ पे कह रहा है अधिसंज्ञान उच्च क्रम के संज्ञानात्मक कौशलों के विकास में मदद करता है। तो जरा एक्सप्लेनेशन पहले देखिए। यहाँ पे कह रहा है एक शिक्षक को विद्यार्थियों को अपनी चिंतन प्रक्रियाओं के बारे में, सीखने के तरीकों के बारे में सोचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि अधिसंज्ञान जो है मेटाकॉग्निशन उच्च क्रम के संज्ञानात्मक कौशलों के विकास में मदद करता है। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पर क्या हो जाएगा, अधिसंज्ञान मेटाकॉग्निशन एक व्यक्ति की अपनी प्रतिबद्धता और ज्ञान के बारे में जागरूकता को प्रविष्ट करता है। अधिसंज्ञान दृष्टिकोण सीखने के दृष्टिकोण को परिभाषित करके उन्हें प्राप्त करने में उनकी प्रगति की निगरानी करके छात्रों को अपने स्वयं से सीखने पर नियंत्रण रखने में मदद करता है। इसलिए ए आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या, मतलब ए यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 24। इसमें कह रहा कारण हमेशा किसी भी समस्या का एक से अधिक समाधान सोचता है और अक्सर नवाचारी साधनों को सुझाता है। तो पहले इसका देखते हैं हम एक्सप्लेनेशन। कह रहा करण हमेशा किसी भी समस्या का एक से अधिक समाधान सोचता है और अक्सर नवाचारी समाधानों को सुझाता है। यह अपसारी चिंतन सोच का उदाहरण है। ऐसा चिंतन जिसमें हम किसी भी वस्तु के बारे में भिन्न भिन्न प्रकार से सोचते हैं उसे हम अपसारी चिंतन कहते हैं। एक सरल शब्दों में कहा जाए, अपसारी चिंतन एक ऐसा चिंतन होता है जिसमें व्यक्ति एक ही समस्या समाधान के लिए भिन्न भिन्न विधियों द्वारा विचार करता है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट थिंकिंग मीन्स अपसारी चिंतन, राइट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने देख लिया। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है अधिगम प्रभावशाली और अर्थपूर्ण हो इसके लिए क्या महत्वपूर्ण है। विद्यालय में हो रहे अधिगम और विद्यालय के बाहर के जीवन के बीच संबद्धता स्थापित करना, या फिर कह रहा है विषय सामग्री को इस प्रकार प्रस्तुत करना जिससे कि विद्यार्थियों को उस ज्ञान को दैनिक जीवन में प्रयोग करने का प्रयास ना कर पाएँ, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। अवधारणाओं को इस तरीके से पढ़ना जिससे कि विभिन्न उपधारणाओं से संबद्धता स्थापित ना हो सके। और फिर कह रहा है यहाँ पर
डी ऑप्शन ज्ञान के उत्कंठा दोहराव पर बल देना, समझ के लिए उत्कंठा को कम से कम करना चाहिए। देखिए लास्ट के बी सी डी तीनों निगेटिव ऑप्शन दिए रखे हैं, ये तीनों नहीं होंगे। यहाँ पर राइट ऑप्शन तो ए होगा, ये कंफर्म है। अब जरा इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिए। सीखने को अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा उत्पादित व्यवहार या व्यवहार क्षमता में किसी भी अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अधिगम सीखना प्रभावशाली और अर्थपूर्ण हो, इसके लिए विद्यालय में हो रहे अधिगम और विद्यालय के बाहर के जीवन के बीच संबद्धता स्थापित करना महत्वपूर्ण है। अधिगम एक अधिक सार्थक और प्रभावी तब होगा जब यह मुख्य रूप से स्वनिर्देश होता है। स्वनिर्देश प्रयास से शिक्षक निर्देशित अधिगम की तुलना में अधिगम को अधिक सार्थक बनाया जा सकता है। इस तरीके से हमने देख लिया। आप क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। कह रहा कक्षा के परिवेश शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों और आकलन की विधियों का चयन इस प्रकार से करना चाहिए कि वे विद्यार्थियों में डैश के उन्नयन को सुनिश्चित कर सकें। देखिए जिज्ञासा, अरुचि, प्रतियोगिता, कंठस्थीकरण, ये तीनों निगेटिव ऑप्शन है बात के। ए इज राइट ऑप्शन। क्यूरियोसिटी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अब जरा एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिए। कह रहा है जिज्ञासा विकसित करने के लिए बच्चे को लगातार बढ़ने, सीखने और अपने आसपास क्या है इस पर सवाल उठाने के लिए इच्छुक और सक्षम में मदद मिलती है। या एक कल्पना और रचनात्मकता की भावना विकसित करने में मदद करता है, जो उन्हें सफल वयस्क होने के लिए आवश्यक बुनियादी उपकरण देता है। कक्षा के परिवेश शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों और आकलन की विधियों का चयन इस प्रकार से करना चाहिए कि विद्यार्थियों में जिज्ञासा के उन्नयन को सुनिश्चित कर सकें। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। इसमें कह रहा है विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों को सुलझाने के लिए निम्नलिखित में से शिक्षक द्वारा अपनाया गया कौन सा तरीका सही नहीं है। इसमें कह रहा है त्रुटियों में प्रतिरूपों की खोज करना, अधिगम में कमियों के बारे में जानना जिनके कारण त्रुटियां होती हैं, विद्यार्थियों की त्रुटियों को सुधारने के लिए सहयोग करना, या फिर विद्यार्थियों के साथ चर्चा किए बिना सही उत्तर बताना। ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पर गलत, डी ऑप्शन मतलब सही होगा क्योंकि यही निगेटिव में दे रखा है। तो देखिए अगर आप उस पर चर्चा ही नहीं करेंगे विद्यार्थियों के साथ तो विद्यार्थी सीखेंगे कैसे, यानी यही यहाँ पर डी ऑप्शन निगेटिव है, इसलिए डी ऑप्शन होगा। अब जरा पढ़ लीजिए। कह रहा त्रुटियाँ सीखने की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है। देखिए बच्चे गलतियाँ नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे, यानी गलतियाँ जो हैं उन्हीं से बच्चे सीखते हैं। और जो बच्चों की सोच को अंतर्दृष्टि देती हैं, त्रुटियाँ बच्चों की मदद का मार्ग तय करती हैं। इसे सीखने की प्रक्रिया का एक पड़ाव भी कह सकते हैं। विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटियाँ सुलझाने के लिए विद्यार्थियों के साथ चर्चा किए बिना ही सही उत्तर बताना शिक्षक द्वारा अपनाया गया तरीका सही नहीं है। त्रुटियां शिक्षक को बच्चों की सीखने संबंधी ज़रूरतों को परिचित कराती हैं ताकि शिक्षक आवश्यकता अनुसार उन्हें पूरा कर सकें। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। कह रहा है एक अध्यापिका को अपने विद्यार्थियों में डैश और डैश को प्रोत्साहित करना चाहिए। योग्यता का सत्व मत, प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्य, या फिर योग्यता का वार्धिक मत, महारत अभिमुखी लक्ष्य। यही बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। कह रहा है एक अध्यापिका को अपने विद्यार्थियों में योग्यता का वार्धिक मत और महारत अभिमुखी लक्ष्य को प्रोत्साहित करना चाहिए। प्रेरणा हमेशा छात्रों को व्यक्तिगत रूप से उनके सीखने में साथ देती है। शिक्षक को अपने छात्रों को प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वे अपने लक्ष्यों को पूरी तरह से निपुण और लक्ष्य उन्मुख बना सकें और उन्हें प्राप्त कर सकें। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है भावना और संज्ञान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। कह रहा अत्यधिक दबाव समस्याओं को सुलझाने के लिए कौशलों को बढ़ावा देता है। हर्ष और उल्लास की भावना चर्चा में भाग लेने के लिए बढ़ावा देती है। अत्यधिक चिंता जानकारी के प्रसंस्करण में सुधार लाती है। बिल्कुल गलत, अत्यधिक चिंता ठीक नहीं होती है। नीरसता की भावना समालोचनात्मक चिंतन में सुधार लाती है, ये भी नहीं ठीक है, यानी बी यहाँ पर ठीक राइट ऑप्शन हो जाएगा। बी यहाँ पर देखिए राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब जरा इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। कह रहा भावना एक मानसिक स्थिति है जो भय, क्रोध, प्रेम आदि से जुड़ी है। संज्ञान हमारे विचारों, अनुभवों, इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने और समझने की प्रक्रिया है। अतः हर्ष और उल्लास की भावना चर्चा में भाग लेने के लिए बढ़ावा देती है। यह कथन भावनाओं और संज्ञान के संदर्भ में सही है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है निम्नलिखित में से क्या प्रभावी समस्या समाधान कौशलों के विकास में योगदान देती है। तो देखिए अब इसके हम देखते हैं ऑप्शंस क्या दिए रखे हैं। कह रहा अभिसारी चिंतन, स्मरणोपकारी विधियाँ, समझ बनाना, बोध या निष्क्रिय अनुकरण। तो यहाँ पर देखिए सही क्या क्या हो जाएगा। यहाँ पे सेकंड स्मरणोपकारी और समझ बनाना, यानी बी सेकंड थर्ड राइट है, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अब जरा एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। एक्सप्लेनेशन में कह रहा है समस्या समाधान के कौशल समस्याओं की पहचान करने, मंथन और उत्तरों के विश्लेषण करने और सर्वोत्तम समाधानों को लागू करने की क्षमता है। स्मरणोपकारी विधियाँ और समझ बनाना प्रभावी समस्या समाधान कौशलों के विकास में योगदान देती है। समस्या समाधान एक मानसिक क्रिया
है और यह मस्तिष्क की विश्लेषणात्मक शक्ति स्मरणोपकारी विधि से संबंधित है, जो कि बड़ी समस्या प्रक्रिया के एक भाग का निष्कर्ष निकालती है, जिस समस्या का पता लगाना है समस्या को आकार देना शामिल है। इस तरीके से फ्रेंड्स हमने देख लिए अब टोटल हमारे इस पेपर के 30 जनवरी वाले पेपर के CDP के 30 क्वेश्चंस हो चुके हैं आज के वीडियो में, जिसमें हमने 15 क्वेश्चन देखे हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।